हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। एंड फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ड्रामा एंड द फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। ये पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस टॉपिक पे आज हम लेके आए हैं इस चैनल इंग्लिश जोन पे। और फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो का लिंक आप सभी शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और साथ ही साथ अपना नोट्स अपने पास रखो। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं ड्रामा से रिलेटेड या उसके फॉर्म से रिलेटेड आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करूंगी, आप प्लीज उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। इसके साथ साथ जो अदर वीडियोस अपलोडेड है चैनल पे, उनको आप जरूर वॉच आउट कीजिएगा इस वीडियो के बाद में। और स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो, जो कि हमारा ड्रामा एंड इट्स फॉर्म से रिलेटेड है। ये हमारा टॉपिक है आज का। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ड्रामा की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी या आप ट्रेजेडी, इस तरीके के प्लेस की बात होती है कि ये इन तीन पार्ट्स में ड्रामा को कैटेगराइज किया गया है। और ड्रामा वो पार्ट होता है जहाँ पे परफॉर्मेंस होती है और स्पेक्टेटर्स उसको देखते हैं। ये आपका था कि स्टार्टिंग पीरियड में, जो कि आपका एलिजाबेथेन की बात कर लो आप, या उससे पहले की बात कर लो, उस टाइम पे जब ड्रामा होते थे तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड होते थे। मीन्स इंपॉर्टेंट होता था कि उन ड्रामा को जो भी लिखता था वो परफॉर्मेंस पहले दी जाती थी, बाद में वो ड्रामास पब्लिश हुआ करते थे। इसके साथ साथ मॉडर्न टाइम के साथ साथ चीजों को चेंजेस हुए, और ड्रामा का जो सबसे इंपॉर्टेंट या एक तरीके का गोल्डन पीरियड आप कह लो तो दैट वाज द एलिजाबेथन एरा। क्योंकि विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, इस तरीके के थॉमस किड, इस तरीके के यूनिवर्सिटी बेस्ड राइटर थे जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया और ड्रामा को एक अलग लेवल पे लेके गए। तो आप आज हम इसी सब से बात करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थी जो कि आपके यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, DSSB, KVS, NVS, जितने भी आप एग्जाम्स देते हो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ड्रामा। ड्रामा की बात यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है। स्पेसिफिक मोड होता है जो कि फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे तीन पार्ट है, एक परफॉर्मेंस होता है, फिक्शनल होता है, और एक स्पेसिफिक मोड जिसको हम बोलते हैं फिक्शनल। मीन्स वो होता है इमेजिनरी, कि आप कोई एक स्टोरी लेते हो, उसमें कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करते हो, कैरेक्टर के साथ एक प्लॉट अच्छा सा लेते हो, उसके साथ साथ कुछ एक स्पेसिफिक जगह पे उसको डिपिक्ट करते हो कि ये स्टोरी यहाँ की है और इसमें कैरेक्टर ने इस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव किया, या उनका ये नेचर था। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है दिस इज द फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन इन परफॉर्मेंस परफॉर्म्ड इन थिएटर, रेडियो, टेलीविजन। जो होते थे ड्रामाज होते थे वो थिएटर, रेडियो, टेलीविजन पे परफॉर्म्ड होते थे। द टर्म ड्रामा जो होता है, ड्रामा का जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से निकल के आया हुआ है, जिसका मतलब होता है एक्शन। ठीक है, ड्रामा का मतलब क्या होता है? एक्शन। तो ये एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म है जो एक्शन बेस्ड होता है, which is derived from I do। इसका मतलब होता है आई डू। ड्रामा का मतलब जो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है उसका मतलब एक्शन और होता है आई डू करके। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ड्रामा। ब्रिटिश ड्रामा की बात करें तो 14 से 15 सेंचुरी के आसपास इसकी बिगिनिंग मानी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो था, अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें या ब्रिटिश लिटरेचर की बात करें, तो मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी, इंटरल्यूड्स, इस तरीके के प्लेस का परफॉर्मेंस हुआ था स्टार्टिंग टाइम ऑफ द ड्रामा, जो 14 एंड 15 सेंचुरी में एक तरीके की हम स्टार्टिंग मानते हैं। तो मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस जो थे वो लिटुरल ड्रामा से निकल के बाहर आए थे। लिटुरल मीन्स होता है रिलीजियस। ठीक है, रिलीजियस ड्रामा जिसको बोलते हैं, इन पे आपका केम इनटू बीइंग इन द 14 सेंचुरी। अब उसमें जो पार्ट्स आते हैं, हम बात कर लेते हैं मिस्ट्री प्लेस की, जो कि स्टार्टिंग के 14 एंड 15 सेंचुरी में लिखे जाते थे। इस तरीके के प्लेस जो कि रिलीजियस प्लेस हुआ करते थे, रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन हुआ करते थे। उसमें ईश्वर, धर्म और बाइबिल, इन सब का डिस्क्रिप्शन मिलता था। तो जो मिस्ट्री प्लेस हुआ करते थे वो बाइबिल का जो सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था उससे बेस्ड ऑन हुआ करते थे इस तरीके के प्ले, और उसी पे इनका सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था, जिनको हम मिस्ट्री प्लेस के नेम से जानते हैं। मिरेकल प्लेस जो डील विद करते थे या जिनका सब्जेक्ट मैटर दो होता था, वो होते थे लाइव्स एंड मिरेकल्स ऑफ द सेंट्स। जो सेंट्स या मॉन्क्स हुआ करते थे, उनके जो मिरेकल्स हुआ करते थे उनके का डिस्क्रिप्शन और उनको एक तरीके के स्टोरी के फॉर्म में लिखना, दैट इज कॉल्ड मिरेकल प्लेस। मोरालिटी प्लेस की अगर हम बात करें तो मोरालिटी प्लेस जो होते थे वो 15 एंड 16 सेंचुरी में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे, और एक तरीके का ये सीरियस प्लेस हुआ करता था जो कि एब्स्ट्रैक्शन एंड एलिगरी से रिलेटेड हुआ करते थे, और कैरेक्टर जो उसमें होते थे उनमें से कुछ तरीके की क्वालिटीज होती थी। मोरालिटी का मतलब आप समझ सकते हो कि मॉरल सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन जो भी प्लेस हुआ करते थे उनको हम मोरालिटी प्लेस में काउंट करते हैं, जिसमें आपका सिन, ग्रेस,
रिपेंटेंस, प्रिजर्वेंस, गुड एंड बैड एंजल्स और 7 डेडली सिंस का डिस्क्रिप्शन जरूर मिलता था इस तरीके के प्लेस जो भी राइटर्स, जो भी ड्रामेटिस्ट लिखा करते थे 15th एंड 16th सेंचुरी के टाइम पे। और एवरीमैन की बात करें, एवरीमैन इज कंसीडर्ड द बेस्ट मोरालिटी प्लेस ऑफ द टाइम इन इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है वो इंटरल्यूड का, क्योंकि अभी तक हमने मिरेकल, मिस्ट्री एंड मोरालिटी प्लेस डिस्कस किया। इंटरल्यूड्स की बात कर लेते हैं। तो इंटरल्यूड्स जो हुआ करते थे एक शॉर्ट प्ले हुआ करते थे, जो कि इसमें कैरेक्टर्स जो होता था यूजुअली वो अम्बल रैंक का होता था, और ये शॉर्ट प्लेस हुआ करते थे जो कि एक बड़े प्लेस में उसको उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था। वो एक तरीके का इंटरवल क्रिएट करते थे, एक तरीके की आप कह लो कि जनरली एनी रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ लार्जर स्टेट प्रोडक्शन। यस, ये जो बिटवीन हुआ करते थे, जो लार्जर पार्ट हुआ करते थे ड्रामास के, उसके मिड में इस तरीके के शॉर्ट प्ले को दिखाना, दैट इज कॉल्ड इंटरल्यूड्स। जॉन हेवुड का द फोर पीस इज अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ द इंटरल्यूड्स। तो अगर जॉन हेवुड की द फोर पीस की बात आती है तो वहां पे हम उसको काउंट करेंगे, दैट इज इंटरल्यूड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अब हम बेसिकली जो तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, तो दे आर, फर्स्ट हम बात करेंगे उसमें ट्रेजेडी की, ठीक है। ट्रेजेडी refers to a dramatic composition of a serious and sorrowful nature involving fall and death of the hero। ट्रेजेडी क्या होता है, मीन्स दुखद जो नाटक होते हैं जिसका अंत दुखांत होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेजिक प्लेस। और ट्रेजिक प्लेस जो होता है वो एक ड्रामेटिक कॉम्पोजिशंस होता है, किसी सीरियस एंड सोरोफुल सब्जेक्ट मैटर को पिक करके ड्रामेटिस्ट उस तरीके के प्लेस को लिखता है, और जहां पे होता है फॉल एंड डेथ ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट या द हीरो ऑफ द प्ले, दैट इज कॉल्ड ट्रेजिक प्ले। क्योंकि इसका जो अंत होगा वो दुखद अंत होगा, जिसमें ट्रेजिक प्ले ट्रेजिडी एक ट्रेजिडी होती है डेथ की, या मोस्टली जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी डेथ होती है, उनको या तो मार दिया जाता है या तो वो मर जाते हैं। एरिस्टोटल ने ट्रेजिडी को जिस तरीके से डिफाइन किया है अपनी पोएटिक्स में, उसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। एरिस्टोटल ने बोला है ट्रेजिडी इज द इमिटेशन ऑफ अ सीरियस, ये बोला है अरिस्टोटल ने, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। सर्टेन मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि किसी एक सर्टेन लेंथ का होना चाहिए। इन लैंग्वेज एम्बेलिश विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, मीन्स लैंग्वेज जो यूज होगी ट्रेजेडी में वो बहुत ही एम्बेलिश्ड लैंग्वेज या एक तरीके से आर्टिस्टिक लैंग्वेज का यूज होगा बाय द ड्रामेटिस्ट। थ्रू पिटी एंड फियर ब्रिंग अबाउट द कैथारसिस दीज ऑफ सच इमोशंस। ये है ट्रेजेडी की डेफिनेशन जो एरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स में, जो उनका एक क्रिटिकल ऐसे वर्क था, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड वर्क था, उसमें उन्होंने ट्रेजेडी को डिफाइन किया हुआ है। तो ओवरऑल ट्रेजेडी एक सॉरोफुल, एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन एक स्टोरी होती है, प्लॉट होता है जो कि एक सीरियस, एक सर्टेन मैग्नीट्यूड का होता है, और उसमें ब्यूटीफुली लैंग्वेजेस का जो यूज होता है वो ब्यूटीफुली होता है, बहुत ही एम्बेलिश्ड लैंग्वेजेस, आर्टिस्टिक लैंग्वेजेस यूज होते हैं, और साथ ही डेथ होता है हीरो का, मीन्स मेन प्रोटैगोनिस्ट उसमें मर जाता है। हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडी की। तो फॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडी में जो हमारा है ग्रीक ट्रेजेडी, ये एस्केलस ने इसको फाइंड आउट किया था। हेरोइक ट्रेजेडीज जो कोर्टली लव अफेयर से रिलेटेड स्टोरीज को बताते थे, डिपिक्ट करता है, इसको हम हेरोइक ट्रेजेडी बोलते हैं। रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी इसको बोला जाता है। और यहाँ पे फिर से बात हुई ग्रेट हीरो और हीरोइन फॉर द सेक ऑफ लव एंड ऑनर। ये होता है कि जब सेक ऑफ लव एंड ऑनर के लिए कोई भी ट्रेजिक प्ले लिखा जाता है और उसमें हीरो हीरोइन की डेथ होती है तो हम उसको हीरोइक ट्रेजेडी में काउंट करते हैं। और फेमस जो हमारा हीरोइक ट्रेजेडी है ऑल फॉर लव बाय ड्राइडन, जॉन ड्राइडन ने लिखा हुआ है ऑल फॉर लव। ये एक सब्जेक्ट मैटर पे या कोर्टली लव अफेयर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर पे लिखा गया ये प्ले है जॉन ड्राइडन का। तो हीरोइक ट्रेजेडी की ओवरऑल अगर बात करें तो ग्रीक हीरोज एंड हीरोइंस होते हैं जो कि अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कोर्टली लव अफेयर्स को इसमें शो ऑफ किया जाता है, इसमें डिपेक्ट किया जाता है स्टोरी को, और वो अपने लव एंड ऑनर के लिए सैक्रिफाइसेस करते हैं और उनका एक ट्रेजिक एंड होता है। रिवेंज ट्रेजेडी, जिसमें तरीके से हम थॉमस किड की बात करते हैं, रिवेंज ट्रेजेडी में उन्होंने लिखा हुआ है स्पेनिश ट्रेजेडी, थॉमस किड का वर्क है। रिवेंज ट्रेजेडी जो होती है, जैसे आपको हैमलेट भी आप उसमें काउंट कर सकते हो, विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है, आप इसको भी काउंट करोगे कि ये
आपका आएगा एक तरीके का रिवेंज ट्रेजेडी, जो कि होता है, एक स्टोरी होती है जिसमें रिवेंज लिया जाता है, कुछ ऐसी चीजें उसमें हैपन होती हैं, ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि रिवेंज का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। और उसमें मोस्टली जो कैरेक्टर्स होते हैं इन्वॉल्विंग इंक्लूडिंग हीरो एंड एंटागोनिस्ट, जो आपका होता है एंटागोनिस्ट एंड प्रोटागोनिस्ट, दोनों को मिला करके उनकी डेथ होती है, दैट इज कॉल्ड रिवेंज ट्रेजेडी। तो हम ट्रेजेडी को अगर डिफाइन करें तो ग्रीक ट्रेजेडी, हेरोइक ट्रेजेडी एंड रिवेंज ट्रेजेडी इसमें आता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉमिक प्लेस की। तो कॉमिक प्लेस जो हमारा होता है वो हमारा है कि ड्रामेटिक कंपोजिशन है, लाइट एंड अम्यूजिंग थीम पे लिया होता है, क्योंकि ट्रेजेडी जो होती है वो सीरियस सब्जेक्ट मैटर और सीरियस थीम को वो एक तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ, एक तरीके से नरेट करती हुई स्टोरी होती है उसमें। बट कॉमिक जो प्लेस होते हैं उसमें हम ड्रामेटिक कंपोजिशंस जो लेते हैं वो एक लाइट थीम पे बेस्ड ऑन होता है, और वो भी अम्यूजिंग एंड एंटरटेनिंग होता है विद फन, ह्यूमर एंड ऑफन सटायर एंड हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग होती है कॉमिक प्लेस में, आप इसमें सीरियस इंसिडेंट्स नहीं देखोगे कोई भी, और सीरियस इसका जो प्लॉट होता है वो नहीं होगा। लाइट, अम्यूजिंग एंड फन रिलेटेड इसमें सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करता है ड्रामेटिस्ट, और एक तरीके का इसमें हैप्पी एंडिंग होता है, एंड इसी वजह से हम इसको कॉमिक प्लेस के रूप में जानते हैं। और कॉमिक प्लेस में जो आपके आते हैं वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे द क्लासिकल कॉमेडी की, that was invented by Aristophanes. Classical comedy was Ralph Roister Doister by, जो कि 1553 में पब्लिश हुआ है। निकोलस उडाल ने इसको लिखा हुआ है इस ड्रामा को। रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो कि एक फन लविंग स्टोरी है एंड ऑल्सो इसमें अम्यूजमेंट्स आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ही हैप्पी एंडिंग है इस प्ले की। ठीक है, इसे हम क्लासिकल कॉमेडी भी काउंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, जल्दी जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं, रोमांटिक कॉमेडीज, जिसमें आप रोमांस से रिलेटेड, लव से रिलेटेड आप स्टोरी को एक्सप्लेन करते हो, और उसमें एक हैप्पीली मैरिज होती है, हैप्पी एंडिंग होती है, जिसमें जो कपल्स होते हैं जिनका लव अफेयर होता है वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो आपके पास जो उन प्लेस का एग्जाम्पल है, और स्पेशली ये एलिजाबेथन टाइम में एलिजाबेथन प्लेराइट्स ने इसको डेवलप किया था, इस तरीके का प्लेस रोमांटिक कॉमेडी जिसकी बात करते हैं। थॉमस लॉस का रोजेलिंडा 1590 में पब्लिश हुआ है, एंड शेक्सपियर का एज यू लाइक इट 1599 का वर्क है, जिसमें आप जो एक तरीके का सब्जेक्ट मैटर जो देखोगे वो एक हैप्पी सब्जेक्ट मैटर होगा, किसी लव स्टोरी को एक्सप्लेन करता हुआ या ड्रामेटिक कॉम्पोजिशन में उसको फॉर्म करता हुआ वो प्ले होगा। इसके साथ साथ जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे से बहुत ही हैप्पीली इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो होता है दैट वाज डेवलप्ड बाय बेन जॉनसन, द एलिजाबेथन प्लेराइट, एंड हिज फेमस कॉमेडीज आर एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, एल्केमिस्ट। ये इंपॉर्टेंट प्लेज हैं जो कि हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में काउंट करते हैं। ये सभी प्लेस जो है बेन जॉनसन के हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आपका होगा कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर को आपका होगा कि कोई भी जो सोशल करप्शन या सोशल जो होती है उसमें सटायरिक फॉर्म में होगा, बट वो एक तरीके का ह्यूमर क्रिएट करेगा। ठीक है, ये आपके प्लेस होते हैं जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में काउंट होते हैं। तो ये है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, जिसमें 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, और इनका बैलेंस जो होता है वो एक सिंपल या आप कह लो एक हेल्दी इंसान क्रिएट करता है, मीन्स हेल्दी इंसान होता है। बट अगर किसी भी एक ह्यूमर का अगर अबाउंडेंस होता है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, तो वो एक तरीके का ऐसा ह्यूमरस क्रिएचर या आप कह लो ह्यूमरस वो कैरेक्टर वो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से प्ले में हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट और थोड़ा अम्यूजमेंट मिलता है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पे। ये है कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो कि बात करता है सटायर से रिलेटेड, अफेक्टेड सोशल मैनर्स एंड मॉरल लैप्सेस। जो मोरल लैप्सेस होते हैं, सोशल मैनर्स होते हैं, उनको सटायर करता हुआ ये प्ले लिखा जाता है, जिनको हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स के नेम से जानते हैं। और विलियम कॉन्ग्रिव का सबसे इंपॉर्टेंट प्ले है जिसकी बात करते हैं, द वे ऑफ द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट वर्क है विलियम कॉन्ग्रिव का, द वे ऑफ द वर्ल्ड, दैट वाज रिटन बाय विलियम कॉन्ग्रिव, और ये डिपेक्ट करता है हमारा कॉमेडी ऑफ मैनर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर को। नेक्स्ट है हमारा सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी इज द कॉमेडी जो स्ट्रेस ऑन करता है ऑन वर्च्यूज, पिटी एंड सिंप्लिसिटी थ्रू द थीम ऑफ सेंटिमेंटल टीयर्स, एंड इज अ कॉमेडी विदाउट ह्यूमर बिकॉज इट इज हैप्पीली एंडिंग। ये होता है कॉमेडी जिसमें आपको एक सेंटिमेंटल जो चीजें होती हैं वो आप थीम्स में लेकर के आती हैं, जो इमोशंस एंड सेंटिमेंटलिटी से रिलेटेड होती हैं, बट इसमें किसी तरीके का ह्यूमर नहीं होता है क्योंकि इसका एंडिंग हैप्पीली होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमिक प्लेज।
तो सेंटिमेंटल कॉमेडीज उसी से होती हैं। द लाइन लवर्स बाय स्टील, जोसेफ स्टील का ये वर्क है। एंड द केयरलेस हस्बैंड बाय कॉलिग शेबो इज द इम्पोर्टेंट वर्क जो कि सेंटिमेंटल कॉमेडीज में काउंट होते हैं या इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। इसकी बात करें तो 18th सेंचुरी के ट्रेडिशनल सटायर कॉमेडी है, जो कि फेमस कॉमेडी से रिलेटेड जो है सी स्टोप्स टू कॉन्कर एंड शेरिडान्स द राइवल्स, ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडीज से बिलोंग करते हैं। 18th सेंचुरी का ये ट्रेडिशनल सटायर कॉमेडी है और इसके इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट की मैंने बात करी, गोल्ड स्मिथ का सी स्टॉप्स टू कॉन्कर एंड शेरिडन का द राइवल्स। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेजेडी की बात कर ले, पार्ट ऑफ ड्रामा की बात कर ले, सॉरी, तो दैट इज पोएटिक ड्रामा या वर्स ड्रामा। आप समझ सकते हो पोएटिक ड्रामा की इसके नेम से ही कि इस तरीके के ड्रामा में पोएटिक या वर्स फॉर्म, एक तरीके का पोएटिक लाइंस का यूज होता है। जो डायलॉग्स होते हैं वो पोएटिक फॉर्म में लिखे जाते हैं या वर्स फॉर्म में लिखे जाते हैं। यूजुअली इन इंग्लिश, यूजुअली जो होता है ब्लैंक वर्ड्स यूज करता हुआ ये फॉर्म होगा। आप मोस्टली आप प्लेस देखोगे, विलियम शेक्सपियर के आप प्लेस देखोगे, दे ऑल आर रिटन इन पोएटिक ड्रामाज। आपके उसमें होते हैं कुछ, उसमें आपको सब्सटेंस या आपको कुछ पार्ट्स आपको उसको पोएटिक ड्रामा के फॉर्म में भी मिलेंगे और ये होता है। However, the heroic dramas of English Restoration were written mostly in heroic couplets. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा की बात करें तो ये उस तरीके का ड्रामा होता है जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होता है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए होता है। आप सभी इससे बहुत अच्छे से परिचित हो गए, आप सभी इस चीज को जानते होंगे कि क्लोजेट ड्रामा देवर ड्रामेटिक फॉर्म में होते हैं, सब कुछ होता है, डायलॉग होता है, उसमें सेटिंग्स होती है, प्रॉपर प्लॉट चलता है, स्टेज डायरेक्शन भी होता है, बट दे आर नॉट इंटेंडेड बाय द ऑथर्स टू बी परफॉर्म्ड, they are intended to be read by the but rather than performance based नहीं होते हैं, उनको सिर्फ पढ़ा जाता है। इस तरीके के प्लेस जो क्लोजेट ड्रामा से रिलेटेड होते हैं। मिल्टन का सैमसन एगोनिस is one of the that type of drama. Shelley's Prometheus Unbound is also another type of the example of the closet drama, and Heidi's Dynastas is another example of the closet drama. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट ड्रामास की अभी तक बात की, आगे हम बात कर लेते हैं लिरिकल ड्रामा की। ये एक तरीके का एंशिएंट ग्रीक प्लेस होता है, ये फॉर्म है जो लिरिकल ड्रामा का, जिसमें ट्रेजेडीज हैं एस्किलस की। दीज परफॉर्मेंसेज इंक्लूड एक्शन, डायलॉग, म्यूजिक इंक्लूडिंग choral songs. Shelley's Prometheus Unbound is also a lyrical drama. इसका जो होता है उनका ये शैली का Prometheus Unbound जो था वो भी लिरिकल ड्रामा हम उसको काउंट करते हैं, क्लोजेट ड्रामा उसको काउंट करते हैं, जिसमें हमारा होता है म्यूजिक्स भी होते हैं, साथ ही साथ उसमें सॉन्ग्स भी होते हैं और एक्शन, डायलॉग्स, सेटिंग्स, इन सब का डिस्क्रिप्शन इस तरीके के प्लेस में होता है जिनको हम लिरिकल ड्रामा बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मास। ये इस तरीके के प्लेस होते हैं दैट वाज एलोबरेट form of court entertainment that combined poetic dramas, music, songs, dance, splendid costuming and stage spectacle. ये important forms है जो कि मास्क जैसे प्लेस में जो मास ड्रामास होते हैं उसमें एलोबरेशन मिलता है इस तरीके का। और ये एक फॉर्म ऑफ होता है, कोर्ट के फॉर्म का एंटरटेनमेंट होता है, जिसमें कोर्टली जो अफेयर्स होते हैं, कोर्टली मैटर्स होते हैं, उसको एंटरटेनमेंट के फॉर्म में दिखाया जाता है, जिसमें म्यूजिक, सॉन्ग्स, डांस, स्प्लेंडेड जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, जो कैरेक्टर ने पहन रखे होते हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स को बहुत ही एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट किया जाता है। और स्पीच का जो एक स्पेक्टेकुलर वे होता है उसको भी इस तरीके के प्लेस में प्रेजेंट किया जाता है। द प्ले कंक्लूडेड विद अ डांस in which the players doffed their mask and were joined by the audience. Milton's Comus is one of the example of mask. और ये important है क्योंकि मास्क फेस पे इस तरीके का उन्होंने अपना कॉस्ट्यूम इस तरीके का बना रखा होता है और फेस को इस तरीके से कवर कर रखा होता है कि वो एक तरीके का लाफ्टर क्रिएट करता है, एक तरीके का एंटरटेनमेंट क्रिएट करता है। और ये जो प्लेस होते हैं ये डांस से एंड होता है इन प्लेस का, और वो अपने फेसेस को वो ढके रहते हैं मास्क के अंदर। नेक्स्ट है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा अब बात कर लेते हैं, जिसमें आपको मेलोडी एंड ड्रामा मींस ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों तरीके की चीजें इसमें आपको मिलती हैं। ड्रामास ऑफ द 18th and 19th century in which orchestral music or song were used to accompany the action. In short, it is a sensational drama with music, the brewed by
एंटोन चेखोव इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द मेलोड्रामा, जिसमें आपका होता है ये 19th-18th सेंचुरी के फॉर्मल इंपॉर्टेंट प्लेस है। इस तरीके के प्लेस लिखे जाते थे जिनमें ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक और सॉन्ग्स का यूज होता था, बट उसमें साथ ही साथ एक्शंस भी होते थे जो कि कैरेक्टर्स परफॉर्म करते थे उन एक्शंस को। और एक तरीके का एक सेंसेशनल ड्रामा होता है जो कि म्यूजिक के साथ इसको लिखा जाता है, ये प्रेजेंट किया जाता है। नंबर नेक्स्ट की बात करें, एब्सर्ड ड्रामा। ये हमारा है एब्सर्ड ड्रामा, जो कि मॉडर्न टाइम का ड्रामा है। मॉडर्न टाइम के सब्जेक्ट मैटर पे लिखा गया है, जिसमें आपको कोई सब्जेक्ट मैटर इस तरीके के ड्रामाज में नहीं मिलेगा, कोई एक स्पेसिफिक प्लॉट नहीं मिलेगा जो किसी एक डेस्टिनेशन को प्रेजेंट करता है, जो किसी एक स्पेसिफिक स्टोरी को प्रेजेंट करता है। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड इसको भी बोलते हैं, एब्सर्ड ड्रामा को। फर्स्ट कॉइन्ड बाय मार्टिन एसलिन, इट ब्रेक्स द रूल ऑफ कन्वेंशनल ड्रामा। देखिए, ड्रामास में अभी तक हुआ करता था कि यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, ये 3 यूनिटीज हुआ करती थी जो ड्रामा की, उनको फॉलो अप किया जाता था बाय द ड्रामेटिस्ट। बट जो मॉडर्न टाइम्स में जितने भी ड्रामास लिखे गए हैं वो इस कन्वेंशनल ड्रामा फॉर्म को नहीं फॉलो करते हैं। और उनका एक क्या था, मेन थीम जो हुआ करता था इसमें, काइंड ऑफ प्ले इज अ फेल्योर ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स इसमें एक दूसरे से बहुत प्रॉपर इंटरेक्शंस नहीं हो रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रहे हैं एक दूसरे कैरेक्टर से। एक कैरेक्टर कहीं और जा रहा है तो दूसरा कहीं और जा रहा है। एंड द प्ले shows the life is essentially meaningless and miserable. Human efforts are futile, hence it is a play without any purpose. इसीलिए इस प्ले को without any purpose ये होते थे, प्लेस जो होते थे लिखे जाते थे। और वेटिंग फॉर गॉडर जो सैमुअल बेकेट का ड्रामा है, आप सभी ने इसको पढ़ रखा होगा। इसकी स्टोरी आप जानते हो कि एक दो कैरेक्टर्स होते हैं जो गॉड का वेट करते रहते हैं, बट उनको पोस्टपोन किया जाता है वो चीजें कि गॉड आज नहीं आ रहे हैं, कल आएंगे, आप यही वेट करो। तो वहां पे वो मीनिंगलेस चीजें होती हैं जो एक रीजनेबल या आप इंटेलेक्चुअलिटी का यूज नहीं करते हुए सिंपली जो है या जो लाइफ में चल रहा है उसको चलने देते हैं, उसी चीज के वेट करते रहते हैं और जो लास्ट में नहीं आता है। तो इस तरीके के प्लेस का कोई एक स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, कोई एक मोटिव नहीं होता है प्रेजेंट करने का बिफोर द ऑडियंसेस। दिस इज ओनली अ थिंग्स दैट इज मीनिंगलेस एंड मिजरेबल थिंग्स, या ह्यूमन एफर्ट्स को जो होता है वो किसी तरीके से वो एक फ्रूटफुल एफर्ट्स नहीं करते हैं या उसको फ्रूटफुल एफर्ट्स नहीं काउंट किया जाता है इस तरीके के प्लेज में। और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वेटिंग फॉर गॉडर जो सैमुअल बेकेट का इम्पोर्टेंट नॉवेल है, इम्पोर्टेंट ड्रामा है, उसको हम इसी कैटेगरी में काउंट करते हैं एब्सर्ड ड्रामा में। और सैमुअल बेकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट एब्सर्ड ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने इस टॉपिक पे अपना ये प्ले लिखा और बहुत ही ये फेमस प्ले है। और ये मॉडर्न तरीके का प्लेस होता है जिसमें किसी भी तरीके के 3 यूनिटीज का कोई भी आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और उस रोल को नहीं फॉलो किया जाता है जो एंशिएंट टाइम से अभी तक फॉलो किया जाता था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज ड्रामा एंड द फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। प्लीज एक बारी स्क्रॉल करके आप देख लो कि किस तरीके के ड्रामाज हैं, इसमें कौन कौन से ड्रामाज के एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे दिए हैं उन सभी को आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, या स्क्रीन शॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीन शॉट लेकर के आप अपने पास अपने मोबाइल में रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो वीडियो होगा हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक से होगा, जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट हम कंटेंट्स डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। प्लीज अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो वीडियो को, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। इसके साथ साथ जो अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो वीडियोस दिख रहे हैं इंग्लिश जोन चैनल के, वो भी आप उस वीडियो को जरूर वॉच आउट कीजिए जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी और अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।